एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। हमने जो दुनिया बनाई है वो हमारी सोच का एक उत्पाद है। हमारी सोच को बदले बिना इसे नहीं बदला जा सकता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ बिल्कुल। और देखिए यही आज हमारी बातचीत का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। हम सब सोचते तो हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम बुद्धिमानी से सोचते हैं। हाँ, आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और हमारा आधार रहेगा स्रोत पावर ऑफ इंटेलिजेंट थिंकिंग PDF। तो इरादा बिल्कुल साफ है। पहले तो ये समझना कि भाई ये हमारी सोच की मशीनरी चलती कैसे है। फिर वो कौन सी आम रुकावटें हैं, वो गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, जो हमें बेहतर सोचने से रोक देती हैं। सही बात है। और सबसे जरूरी वो कौन सी तकनीकें हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी सोच को पैना कर सकते हैं, उसे ज्यादा असरदार बना सकते हैं। मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सच में अपने सोचने के तरीके को एक लेवल ऊपर ले जाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये दिमागी सफर। कोशिश यही रहेगी कि जो मुश्किल लगने वाली बातें हैं ना, वो भी आसान लगे और उनका जो असली मतलब है वो समझ में आए। तो आइंस्टीन की बात से ही शुरू करते हैं। सोच की शक्ति। क्या ये सच है कि हमारी सोच से दुनिया बदल सकती है? जरा एलन मस्क का किस्सा देखिए। साल 2002। हाँ। उन्होंने अपनी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के शेयर बेचे, करोड़पति बन गए। अब देखिए, ज्यादातर लोग शायद यहीं रुक जाते, थोड़ा आराम करते। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। पर मस्क ने कुछ और ही सोचा, कुछ पढ़ा, कुछ ऐसा जिससे दुनिया बदल जाए। बिल्कुल। उनका ख्वाब था मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। हाँ। मगर इसके लिए चाहिए थे रॉकेट्स। हाँ। और रॉकेट्स वो तो भाई बहुत ही महंगे थे। कितने? अमेरिकी रॉकेट करीब $65 मिलियन का, रूसी भी कोई $15-20 मिलियन का। मतलब ये तो बहुत बड़ी रकम थी। हाँ। कोई भी आम आदमी सोचता कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है। यहीं पर मस्क की सोच अलग थी। उन्होंने इस्तेमाल किया प्रथम सिद्धांत सोच का, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अच्छा, ये क्या है? उन्होंने ये नहीं पूछा कि रॉकेट कितने का मिलता है, उन्होंने पूछा रॉकेट बनता किससे है। अच्छा, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। हाँ, जवाब मिला एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम एलॉय, टाइटेनियम, तांबा, कार्बन फाइबर। फिर अगला सवाल, अच्छा इन चीजों का बाजार में दाम क्या है? और यहीं पर मतलब राज खुला। पता चला कि इन सारी चीजों की कुल लागत रॉकेट की असल कीमत का सिर्फ 2% थी। अरे वाह, सिर्फ 2%। ये तो कमाल की बात है ना? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी बड़ी जटिल समस्या को उसके बुनियादी मौलिक हिस्सों में तोड़ने से बिल्कुल नए रास्ते खुल सकते हैं। हाँ। मस्क ने फिर तय किया कि वो खुद रॉकेट बनाएंगे, भले ही उन्हें इसका कोई तजुर्बा नहीं था पहले से। और नतीजा हम सब जानते हैं, स्पेसएक्स। तो ये सिर्फ एक कामयाबी की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक अलग तरह की, एक बेहतर सोच प्रक्रिया का नतीजा है। और देखिए सिर्फ मस्क ही नहीं, निवेश की दुनिया के दिग्गज वॉरेन बफे, वो भी अपनी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय अपनी सोचने की क्षमता और आदत को देते हैं। हाँ, उनका वो कथन काफी मशहूर है। वो कहते हैं, मैं लगभग हर दिन बस बैठकर सोचने में बहुत सारा समय बिताता हूँ। ये अमेरिकी कारोबार में बहुत असामान्य है। मैं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ता और सोचता रहता हूँ, और कारोबार में ज्यादातर लोगों की तुलना में जोश में कम फैसले लेता हूँ। मतलब वो सोच विचार को कितना महत्व देते हैं। बिल्कुल, और यही वो चीज है जो बहुत से कामयाब लोगों को, हाई अचीवर्स को बाकियों से अलग करती है। वो अपनी सोचने की शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसा हमारे स्रोत में भी कहा गया है, किसी की सफलता का स्तर उसकी सोच के स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। अगर सोच ही सीमित है तो कामयाबी कैसे असीमित होगी? स्टीफन आर कोवी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी, बड़े अच्छे अंदाज में। उन्होंने कहा, हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में और फिर असलियत में। सही। तो अगर हमारी दिमागी रचना, हमारा मेंटल ब्लूप्रिंट ही बढ़िया नहीं है, तो असल दुनिया में नतीजा कैसे शानदार होगा? और स्टीव जॉब्स की बात भी याद आती है इस पर। उन्होंने कहा था, आपको अपनी सोच को साफ और सरल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन अंत में ये कोशिश रंग लाती है, क्योंकि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। मतलब साफ सोच के लिए मेहनत लगती है, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। बिल्कुल, प्रयास जरूरी है। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोशिश तो करते हैं बेहतर सोचने की, नई चीजें सीखने की, पर कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। हाँ, ये होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, एक पैर तो एक्सेलरेटर पर है आगे बढ़ने के लिए, पर दूसरा पैर डर की वजह से या पुरानी आदत की वजह से ब्रेक पर दबा हुआ है। तो नतीजा क्या होगा? गाड़ी या तो हिलेगी नहीं, या फिर इंजन पर जबरदस्त जोर पड़ेगा, नुकसान ही होगा। बिल्कुल। और यहीं पर अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है।
यानी सीखी हुई पुरानी बेअसर बातों को भूलना या छोड़ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी कहानी है इसके बारे में। एक अमीर ज्ञानी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है मन की शांति की तलाश में। उसका दिमाग पहले से ही अपने ज्ञान और विचारों से भरा हुआ है, लबालब। अच्छा। भिक्षु उसके लिए चाय बनाता है। वो उसके खाली प्याले में चाय डालना शुरू करता है। प्याला भर जाता है पर भिक्षु चाय डालता रहता है। अरे, चाय छलकने लगती है, मेज पर गिरने लगती है। वो अमीर आदमी चिल्लाता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, प्याला तो भर गया है। हाँ भाई। तब भिक्षु मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारा दिमाग भी इसी प्याले की तरह तुम्हारे अपने ज्ञान और विचारों से लबालब भरा है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नया कैसे सिखा सकता हूँ। वाह, क्या बात है। मतलब नई सोच, नए तरीकों को अपनाने के लिए पहले पुरानी जो अब काम की नहीं रही, उन आदतों और सोच को जगह खाली करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, उसे हटाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें असरदार तरीके से सोचना है तो दो काम साथ साथ करने होंगे। एक तो नई बेहतर रणनीतियां सीखनी होंगी। हाँ, और साथ ही हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा अपनी उन पुरानी सोच की दीवारों को पहचानने और गिराने के लिए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एकदम सही। आत्म जागरूकता पहला कदम है। अच्छा, तो अब जरा ये समझते हैं कि ये सोच असल में हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करती है। हाँ, ये जानना तो बड़ा मजेदार होगा। एक मशहूर मॉडल है पॉल मैकलीन का ट्रायोन ब्रेन मॉडल। ये कहता है कि हमारे दिमाग के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं जो विकास के क्रम में बने हैं। 3 हिस्से कौन कौन से? सबसे अंदरूनी और पुराना है रेप्टिलियन ब्रेन या सरीसृप मस्तिष्क। ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी बुनियादी काम संभालता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, शरीर का तापमान वगैरह। इस पर हमारा सचेत कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ये तो ऑटोमेटिक मोड में चलता है। हाँ, फिर उसके ऊपर आता है लिम्बिक ब्रेन या मैमेलियन ब्रेन, जिसे भावनात्मक दिमाग भी कहते हैं। हमारी भावनाएं, खुशी, डर, गुस्सा, यादें बनना और खतरे को भांपकर वो जो लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया होती है ना, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, वो सब यहीं से कंट्रोल होता है। इसमें एमिगडाला और हिपोकैम्पस जैसे हिस्से अहम हैं। ये भावनाओं वाला सेंटर हुआ। और सबसे बाहर और सबसे नया विकसित हिस्सा है नियोकॉर्टेक्स या प्राइमेट ब्रेन। यही है हमारा सोचने वाला दिमाग। तर्क करना, योजना बनाना, भाषा समझना, सचेत होकर विचार करना, चीजों को समझना, ये सारे उच्च स्तरीय काम यही होते हैं। तो यही वो हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है, ज्यादा सोचने समझने की क्षमता देता है। बिल्कुल। खासकर इसका अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आज की आधुनिक जिंदगी में कई बार हमारा लिम्बिक ब्रेन, वो भावनात्मक दिमाग, बेवजह ही हावी हो जाता है, जबकि हमारी असली सफलता या असफलता ज्यादातर नियोकॉर्टेक्स के सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है। तो अगर दिमाग को हार्डवेयर माने तो सोच या मन उसका सॉफ्टवेयर हुआ। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं, यानी दिमागी कोशिकाएं, और उनके बीच खरबों कनेक्शंस हैं जिन्हें सिनैप्स कहते हैं। इनकी संख्या हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के तारों से भी कहीं ज्यादा है। बाप रे, इतने सारे कनेक्शंस। हाँ, और विचार इन्हीं न्यूरॉन्स के नेटवर्क पर बिजली के सिग्नल्स की तरह दौड़ते हैं। कभी आपने गौर किया है कैसे एक ख्याल से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता चला जाता है बिना किसी क्रम के? हाँ, होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और अचानक याद आ जाए कि शाम को क्या बनाना है। बिल्कुल। मान लीजिए आपने किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचा, फिर वहां मिले किसी व्यक्ति के बारे में, फिर उसके प्रोफेशन के बारे में, फिर ऑफिस के पास वाली सड़क, फिर वहां का कोई स्ट्रीट फूड, और अचानक आपको वही खाने की इच्छा हो गई। ये विचारों का कूदना है, एक कनेक्शन से दूसरे पर। ये तो कमाल का नेटवर्क है दिमाग के अंदर। और हमारी मेमोरी भी 2 तरह की होती है। एक है वर्किंग मेमोरी, जैसे कंप्यूटर की रैम। ये एक बार में बस कुछ ही चीजें थोड़ी देर के लिए याद रख सकती है। जब हम कोई नया काम कर रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं तो ये एक्टिव होती है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी हुई। हाँ, काफी हद तक। और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसकी क्षमता लगभग असीमित मानी जाती है। हमारी सारी यादें, ज्ञान, अनुभव यहीं जमा होते हैं। और ये विचार जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। एक अनुमान है कि हमारे दिमाग में दिन भर में करीब 60,000 विचार आते हैं। 60,000? हाँ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 90 से 95% विचार वही पुराने दोहराए जाने वाले होते हैं जो हमने कल सोचे थे, परसों सोचे थे। अरे, मतलब हम एक ही ढर्रे पर सोचते रहते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, ये एक तरह का न्यूरो पाथवे बन जाता है, एक दिमागी लीक। और अगर हमें अपनी सोच बदलनी है
तो इस पैटर्न को तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात, क्या सोचना और सिर्फ विचारों का आना, इनमें कोई फर्क है? हाँ, ये एक अहम फर्क है। सोचना एक सक्रिय क्रिया है, जानबूझकर की जाने वाली कोशिश। जब हम किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो हम सोच रहे होते हैं। ये सचेत प्रयास है। और विचार? विचार अक्सर निष्क्रिय होते हैं। वो मन में बादल की तरह आते जाते रहते हैं, कई बार बिना बुलाए, बिना किसी नियंत्रण के। हमारा मन भटकता रहता है। तो चुनौती यह है कि इन आवारा विचारों को काबू में किया जाए और अपनी सोच को एक दिशा दी जाए, उसे केंद्रित किया जाए। तो मतलब विचारों को मैनेज करना भी जरूरी है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या स्मार्ट सोचने के लिए, बुद्धिमानी से सोचने के लिए बहुत ज्यादा आईक्यू होना जरूरी है? ये एक बहुत आम धारणा है, पर पूरी तरह सही नहीं है। देखिए, आईक्यू टेस्ट की शुरुआत तो ये पता लगाने के लिए हुई थी कि किन बच्चों को स्कूल में ज्यादा मदद की जरूरत पड़ सकती है। ये कुछ खास तरह की मानसिक क्षमताओं को मापता है, जैसे तर्क शक्ति, पैटर्न पहचानना वगैरह। हाँ। आइंस्टाइन का आईक्यू 160 के आसपास बताया जाता है, जो निसंदेह बहुत अच्छा है। पर दुनिया में उनसे भी कहीं ज्यादा आईक्यू वाले लोग हुए हैं जिनका नाम शायद हमने सुना भी ना हो। कीथ स्टैनोविच और डेविड पर्किंस जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि आईक्यू जरूरी तो है, पर अच्छी सोच, या जिसे वो रैशनल थिंकिंग कहते हैं, उसके लिए ये अकेला काफी नहीं है। तो फिर और क्या जरूरी है? वॉरेन बफे और उनके पार्टनर चार्ली मंगर का मानना है कि आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वभाव। टेम्परामेंट? स्वभाव मतलब भावनाओं पर काबू रख पाना, धैर्य रखना, जल्दबाजी में फैसले ना लेना, अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना, और साथ ही जिंदगी भर सीखते रहने का जज्बा, जिसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। हाँ, बफे तो कहते भी हैं कि वो 80 की उम्र में अपनी जवानी के दिनों से बेहतर निवेशक थे, क्योंकि वो लगातार सीखते रहे, उनकी जानकारी और समझ बढ़ती रही। बिल्कुल। तो आईक्यू एक सीमा तक ही मदद करता है। असली खेल तो सही स्वभाव और लगातार सीखने का है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि एक उम्र के बाद दिमाग बदलना बंद हो जाता है। ये भी तो एक आम धारणा है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है, और यहीं पर विज्ञान की एक बेहद रोमांचक खोज सामने आती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक जैसा है, मतलब लचीला है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे अनुभव, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, यहाँ तक कि हमारे आसपास का माहौल, ये सब हमारे दिमाग की संरचना और उसके कनेक्शंस को बदल सकते हैं। दिमाग खुद को पुनर्गठित कर सकता है। सच में? मतलब हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं? हाँ। नॉर्मन डॉयश की किताब है द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। उसमें ऐसे कई उदाहरण हैं, और अब तो एमआरआई जैसे ब्रेन स्कैनिंग तकनीकों से ये बात वैज्ञानिक रूप से साबित भी हो चुकी है। ये तो कमाल की बात है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है? जी हाँ, ये जिंदगी भर संभव है। ऐसा नहीं है कि बचपन के बाद दिमाग बदलना बंद कर देता है। बेशक बचपन में ये ज्यादा तेजी से होता है, लेकिन बदलाव किसी भी उम्र में हो सकता है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत मशहूर स्टडी है लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर। लंदन की सड़कें बहुत घुमावदार और जटिल हैं, उनका नक्शा याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, सुना है। तो स्टडी में पाया गया कि जो लोग सालों से टैक्सी चला रहे थे, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो स्थानिक याददाश्त, स्पेशल मेमोरी और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो आम लोगों की तुलना में ज्यादा बड़ा और विकसित था। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो रोजाना अपने दिमाग के उस हिस्से का जबरदस्त इस्तेमाल करते थे। इससे साबित होता है कि हम दिमाग के जिस हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूत होता है, बदलता है। तो ये कहावत सही है, इसे इस्तेमाल करो या खो दो। बिल्कुल। एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं बिल क्लेम। उनका शोध कहता है कि हमारा दिमाग लगातार नए न्यूरॉन्स, नई दिमागी कोशिकाएं बनाता रहता है। लेकिन अगर हम उन नए न्यूरॉन्स का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें किसी काम में नहीं लगाते, नई चीजें नहीं सीखते, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो मतलब दिमाग को चुनौती देते रहना, सीखते रहना जरूरी है ताकि वो तेज बना रहे। एकदम। बच्चों में भी हम देखते हैं कि उनकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। जीन पियाजे ने इसके चरण बताए हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत अहम है, वो है संज्ञानात्मक आत्मनियंत्रण। ये क्या है? इसका मतलब है अपनी पहली आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया को रोकना और फिर सोच समझकर एक ज्यादा प्रभावी प्रतिक्रिया चुनना। जैसे किसी ने कुछ कहा और हमें गुस्सा आया, तो तुरंत चिल्लाने के बजाय रुककर सोचना कि क्या कहना ज्यादा सही रहेगा। ये क्षमता सफलता के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है।
और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आत्म जागरूकता से। पहले ये पहचानना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी सोच में क्या कमी है। बिना ये जाने सुधार कैसे होगा? बिल्कुल, ये तो वैसा ही है कि अगर हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और गलत रास्ते पर मुड़ गए हैं, तो जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि हम गलत रास्ते पर हैं, तब तक हम सही रास्ते पर वापस कैसे आएंगे? सही कहा। सोच बदलने के लिए भी पहले ये जानना और मानना पड़ेगा कि हमारी मौजूदा सोच में कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। हाँ, इतिहास में भी देखें तो जब तक कोपरनिकस ने ये नहीं बताया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तब तक सदियों से लोग यही मानते रहे कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। वो गलत सोच थी जिसने खगोल विज्ञान की प्रगति को रोके रखा था। और लुई पास्चर का रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी, जब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि बहुत सी बीमारियां छोटे छोटे कीटाणुओं से होती हैं, तब तक लोग बीमारियों के कारण के बारे में अजीब अजीब बातें मानते थे। बिल्कुल, गलत सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पर सवाल ये उठता है कि हम अपनी गलत सोच को इतनी मजबूती से पकड़कर क्यों बैठे रहते हैं? हम बदलना क्यों नहीं चाहते? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्यों? इसकी कई मनोवैज्ञानिक वजहें हैं। इन्हें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये हमारी सोच में सिस्टमैटिक गलतियां हैं। चलिए कुछ सबसे आम पूर्वाग्रहों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। हाँ, बताइए। सबसे पहला और शायद सबसे आम है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम ऐसी जानकारी या सबूत ढूंढते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय, विश्वास या परिकल्पना हाइपोथेसिस से मेल खाते हों। अच्छा। और जो जानकारी या सबूत हमारी राय के खिलाफ जाते हैं, उन्हें हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उनकी खामियां निकालते हैं या उन्हें कम आंकते हैं। तो मतलब हम सच नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि अपनी बात को सही साबित करने वाले सबूत ढूंढ रहे होते हैं। ज्यादातर यही होता है। माइकल शर्मर ने अपनी किताब द बिलीविंग ब्रेन में इसी के बारे में लिखा है। एक स्टडी का उदाहरण दिया जाता है मृत्युदंड पर। जिन लोगों का मानना था कि मृत्युदंड सही है, उन्हें जब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में सबूत दिखाए गए, तो वो पक्ष वाले सबूतों को ज्यादा मजबूत मानने लगे और उनका विश्वास और पक्का हो गया। और जो लोग इसके खिलाफ थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अरे, मतलब सबूत देखकर भी लोग अपनी राय नहीं बदलते, बल्कि उसे और पक्का कर लेते हैं। हाँ, अगर वो पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के शिकार हैं। इसलिए चिप हीथ अपनी किताब डिसाइसिव में सलाह देते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जानबूझकर अपनी राय के खिलाफ सबूत ढूंढने चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। और दूसरा कौन सा पूर्वाग्रह है? दूसरी बड़ी गड़बड़ है भावनात्मक तरीके से फैसले लेना, जो डैनियल काहनेमान की सिस्टम 1 और सिस्टम 2 सोच से जुड़ा है। हाँ, आपने बताया था। सिस्टम 1 तेज, भावनात्मक और सिस्टम 2 धीमा, तार्किक। बिल्कुल। सिस्टम 1 हमारी अंतरात्मा की आवाज, गट फीलिंग और तुरंत आने वाली भावनाओं पर आधारित होता है। ये बहुत तेजी से काम करता है बिना ज्यादा मेहनत के। सिस्टम 2 धीमा है, उसे प्रयास करना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। तो गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ ये होती है कि हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से न्यूनतम प्रयास के नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। वो आलसी है, ऊर्जा बचाना चाहता है। इसलिए ज्यादातर समय, खासकर जब हम थके हों, तनाव में हों या जल्दी में हों, हम सिस्टम 1 यानी भावनात्मक सोच के आधार पर ही फैसले ले लेते हैं। सिस्टम 2 को जगाने में मेहनत लगती है। तो इसका मतलब हुआ कि तेज फैसले अक्सर अच्छे फैसले नहीं होते, क्योंकि उनमें भावनाएं हावी हो सकती हैं तर्क पर। अक्सर ऐसा ही होता है। सिस्टम 2 का अभ्यास करने से, यानी सोच समझकर फैसले लेने की आदत डालने से, ध्यान और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। अच्छा, तीसरा पूर्वाग्रह। तीसरा है हानि से बचाओ। हाँ, ये भी आपने बताया था कि नुकसान का डर फायदे की खुशी से ज्यादा होता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि किसी चीज को खोने का दुख उसी कीमत की चीज पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा तीव्र होता है। 2 गुना? हाँ जी। मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलें तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आपके पास से 100 रुपए खो जाएं तो उसका दुख उस खुशी से कहीं ज्यादा होगा। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। इसी वजह से हम जोखिम लेने से कतराते हैं, भले ही उसमें बड़ा फायदा होने की संभावना हो। हम नुकसान से इतना डरते हैं कि कई बार बेहतर मौकों को भी हाथ से जाने देते हैं। कंपनियां इसका खूब इस्तेमाल करती हैं मार्केटिंग में। सीमित समय के लिए ऑफर, सिर्फ आज, ये सब इसीलिए ताकि हमें लगे कि अगर हमने अभी नहीं लिया तो हमें नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये है इसके पीछे का मनोविज्ञान। और कौन सी गलती करते हैं हम सोचने में? एक और बहुत आम है एंकरिंग बायस।
एंकरिंग, जैसे जहाज का लंगर। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका मतलब है कि हमें जो पहली जानकारी मिलती है किसी चीज के बारे में, वो हमारे दिमाग में एक लंगर की तरह जम जाती है और बाद के सारे फैसले, सारे अनुमान उसी पहली जानकारी के आसपास घूमते हैं, उसी से प्रभावित होते हैं। कोई उदाहरण देंगे? जैसे आप कोई चीज खरीदने गए, दुकानदार ने उसकी कीमत बताई 5,000 रुपए। ये 5,000 आपके दिमाग में एंकर बन गया। अब अगर वो कहता है चलो आपके लिए 4,000 लगा दूंगा, हाँ, तो आपको लगता है कि आपको बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल गया। हाँ, लगता तो है। जबकि हो सकता है उस चीज की असल कीमत 3,000 ही हो। हाँ, लेकिन वो शुरुआती 5,000 का एंकर आपके सोचने के तरीके को प्रभावित कर गया। टीवी पर इन्फोमर्शियल्स में भी यही होता है। पहले बहुत ज्यादा कीमत बताते हैं, फिर कहते हैं लेकिन रुकिए, अगर आप अभी कॉल करते हैं तो। समझ गया, पहली जानकारी पर अटक जाना। और हाँ, एक और है उपलब्धता स्वतः शोध प्रणाली। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये थोड़ा लंबा नाम है, पर मतलब सीधा है। हम उन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा आम या ज्यादा संभावित मानते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती हैं, जिनकी यादें ताजा होती हैं। मतलब जो चीजें हमें आसानी से याद आ जाती हैं, हम सोचते हैं कि वही ज्यादा होती हैं। हाँ, जैसे अगर आपने हाल ही में प्लेन क्रैश की खबर सुनी है, तो आपको प्लेन से सफर करना ज्यादा खतरनाक लगने लगेगा, जबकि आंकड़े बताते हैं कि कार एक्सीडेंट कहीं ज्यादा आम है। लेकिन प्लेन क्रैश की खबर बड़ी होती है, डरावनी होती है, वो आसानी से याद रह जाती है। हाँ, ये होता है। या ऑफिस में परफॉर्मेंस रिव्यू के समय बॉस को आपके हाल के काम ज्यादा याद रहते हैं, बजाय साल भर पहले किए गए अच्छे काम के, क्योंकि हाल की घटनाएं ज्यादा उपलब्ध होती हैं उनकी मेमोरी में। ये तो बहुत होता है। तो इन सब पूर्वाग्रहों से कैसे बचें? बचना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का हिस्सा है। लेकिन पहला कदम है इनके बारे में जानना, जागरूक होना। जब हमें पता होगा कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो हम ज्यादा सावधान रह सकते हैं, अपने फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। तो इन गलतियों को जानने के बाद अब बात करते हैं कि सोच को बेहतर बनाने के लिए हम कर क्या सकते हैं। वो कौन सी तकनीकें हैं? आपने कहा था मेंटल मॉडल्स के बारे में। हाँ, बिल्कुल। सोच को बेहतर बनाना कुछ ऐसा है जैसे आप धूप का चश्मा बदल रहे हो। दुनिया वही रहती है, पर आपका नजरिया, उसे देखने का तरीका बदल जाता है। और मानसिक मॉडल्स यही काम करते हैं। ये दुनिया को समझने के लिए हमारे दिमागी औजार हैं, अलग अलग विषयों से लिए गए सिद्धांत या फ्रेमवर्क। तो ये एक तरह के सोचने के टूल किट हुए। बिल्कुल। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर तो कहते हैं कि उनकी सफलता का राज यही है कि वो अलग अलग विषयों जैसे मनोविज्ञान, इतिहास, भौतिकी, जीव विज्ञान से बड़े विचारों या मॉडल्स को सीखते हैं और उन्हें निवेश के फैसलों में इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग फील्ड से सीखना। हाँ, मंगर कहते हैं कि आपको तथ्यों को सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि उन्हें सिद्धांतों के एक जाल, लैटिस वर्क ऑफ थ्योरीज पर व्यवस्थित करना है। ये दिमाग के लिए क्रॉस ट्रेनिंग जैसा है। ये तो दिलचस्प है। तो कुछ ऐसे खास मानसिक मॉडल या तकनीकें कौन सी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कई हैं, पर कुछ बहुत शक्तिशाली तकनीकों की बात करते हैं। पहली है विपरीत सोचना। इन्वर्जन। विपरीत सोचना, उल्टा सोचना। हाँ, मतलब जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में सीधे सोचने के बजाय आप ये सोचें कि आप उसे कैसे नहीं हासिल कर पाएंगे। क्या चीज आपको असफल बनाएगी, क्या करने से आप अपना लक्ष्य हासिल करने से चूक जाएंगे। अच्छा, जैसे अगर मुझे वजन कम करना है, तो ये सोचने के बजाय कि क्या खाऊं, ये सोचूं कि क्या खाने से वजन कम नहीं होगा। बिल्कुल। या अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ये सोचें कि ये बिजनेस फेल कैसे हो सकता है, किन गलतियों से ये डूब सकता है। फिर आप उन गलतियों से बचने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चार्ली मंगर का मशहूर कथन है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कहां मरूंगा ताकि मैं कभी वहां ना जाऊं। मतलब बेवकूफी से बचना अक्सर होशियारी दिखाने से ज्यादा जरूरी होता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। और दूसरी तकनीक? दूसरी वही जिसका हमने एलन मस्क के संदर्भ में जिक्र किया था, प्रथम सिद्धांत सोच। हाँ, समस्या को उसकी जड़ तक ले जाना। बिल्कुल। किसी चीज के बारे में अटकलों, मान्यताओं या दूसरों की नकल पर निर्भर रहने के बजाय उसे उसके सबसे बुनियादी मौलिक सत्यों, फंडामेंटल ट्रूथ्स तक तोड़ना और वहां से अपना तर्क और समाधान बनाना। ये पूछना कि हम जानते हैं कि ये सच है और फिर वहां से आगे बढ़ना। ये मुश्किल लगता है, पर शायद नतीजे भी बड़े देता है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, पर ये आपको बिल्कुल नए और मौलिक समाधान तक पहुंचा सकता है। जैसे रोलिंग सूटकेस का उदाहरण। सदियों तक लोग भारी सूटकेस उठाते रहे। किसी ने सोचा क्यों ना इस पर पहिए लगा दिए जाएं। बर्नार्ड सैडो ने 1970s में यही किया।
ये प्रथम सिद्धांत सोच थी। सूटकेस का काम क्या है? सामान ले जाना। इसे आसान कैसे बनाया जाए? पहिए लगाकर। कमाल है। और तीसरी तकनीक? तीसरी है दूसरे क्रम की सोच, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी फैसले या एक्शन के सिर्फ तात्कालिक नतीजों के बारे में नहीं सोचना, बल्कि उन नतीजों के नतीजों और फिर उनके भी नतीजों के बारे में सोचना। यानी लंबी अवधि के प्रभाव क्या होंगे, चेन रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ पहला कदम नहीं, बल्कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है वो सब सोचना। हाँ, हॉवर्ड मार्क्स अपनी किताब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में कहते हैं कि पहले स्तर की सोच सरल होती है, सतही होती है। मुझे लगता है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए शेयर खरीद लो। ये पहली स्तर की सोच है। और दूसरे स्तर की? दूसरे स्तर की सोच गहरी और जटिल होती है। हाँ, प्रॉफिट बढ़ेगा, पर यह बात तो सबको पता है, इसलिए शेयर का दाम पहले ही बढ़ चुका है। क्या ये उम्मीद से ज्यादा बढ़ेगा? दूसरे निवेशक क्या सोच रहे हैं? क्या कोई अनदेखा जोखिम है? ये दूसरे स्तर की सोच है। इसमें समय, दूसरे फैक्टर्स का असर, सिस्टम कैसे काम करता है, इन सब पर विचार करना होता है। ये तो वाकई गहरी सोच हुई, शतरंज खेलने जैसा। बिल्कुल। और कामयाब होने के लिए सिर्फ अलग सोचना काफी नहीं, सही भी सोचना जरूरी है। ठीक है। और कोई तकनीक? चौथी है सरल विचारों की गहरी समझ। आइंस्टीन का वो कथन याद है, अगर आप किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो मतलब है कि आप उसे खुद अच्छी तरह नहीं समझे हैं। हाँ, बिल्कुल। असली ज्ञान बड़ी बड़ी बातें करना या मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं है। असली ज्ञान है बुनियादी सिद्धांतों की गहरी समझ होना। मैक्स प्लैंक के शोफर की कहानी है ना। शोफर ने प्लैंक के लेक्चर इतनी बार सुने कि उसे वो रट गए और उसने एक बार खुद लेक्चर देने की पेशकश की। उसने लेक्चर दे भी दिया, पर जब सवाल पूछा गया तो वो अटक गया। ये सतही ज्ञान था, गहरी समझ नहीं। तो गहरी समझ कैसे विकसित करें? इसके लिए फेनमैन तकनीक बहुत अच्छी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को लें, उसे ऐसे समझाएं जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सरल भाषा में। जहां आप अटकें या मुश्किल शब्दों में इस्तेमाल करना पड़े, समझ लीजिए वही आपकी समझ में कमी है। वापस जाएं, उसे और पढ़ें और फिर से समझाने की कोशिश करें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है अपनी समझ को परखने का। हाँ, और इसके लिए जरूरी है डीप वर्क, जैसा कैल न्यूपोर्ट कहते हैं। यानी बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक चीज पर काम करना या सोचना। शैलो वर्क यानी कई कामों में थोड़ा थोड़ा ध्यान बांटना, उससे गहरी समझ नहीं आती। लेकिन लगातार डीप वर्क करना भी तो मुश्किल है। बिल्कुल, इसीलिए आराम और रिकवरी भी उतने ही जरूरी है। स्टीफन कोवे का पीपीसी बैलेंस याद है? हाँ। प्रोडक्शन उत्पादन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उत्पादन क्षमता, हमें दोनों का ध्यान रखना है। जिम लोहर कहते हैं तनाव प्लस बहाली इज इक्वल टू विकास, स्ट्रेस प्लस रिकवरी इज इक्वल टू ग्रोथ। जैसे मसल्स बनाने के लिए कसरत के बाद आराम जरूरी है, वैसे ही दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए भी फोकस के बाद आराम जरूरी है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। और क्या है हमारे टूल किट में? गलतियां करना। गलतियां करना ये तकनीक कैसी हुई? तकनीक नहीं, पर एक जरूरी मानसिकता है। जेम्स जॉयस ने कहा था, एक आदमी की गलतियां उसके इरादों के द्वार होती हैं। गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां दिखाती हूं कि आपने कोशिश की है, एक्शन लिया है। थॉमस एडिसन वाला किस्सा, बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए। उन्होंने कहा था मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करेंगे। असल में एक स्टडी बताती है कि हमारा दिमाग सही होने की बजाय गलतियों से ज्यादा तेजी से सीखता है। गलतियां हमें बताती हैं कि क्या काम नहीं करता, जिससे हम सही रास्ते की तरफ बढ़ सकें। तो गलतियों को सीखने का मौका समझना चाहिए, हार नहीं। बिल्कुल। फिर एक और शक्तिशाली दृष्टिकोण है एकीकृत सोच, इंटीग्रेटिव थिंकिंग। हाँ, ये रोजर मार्टिन का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है दो विरोधी या बिल्कुल अलग लगने वाले विचारों, अपोजिंग आइडियाज का सामना होने पर उनमें से किसी एक को चुनने के बजाय या बीच का कोई समझौता करने के बजाय दोनों विचारों के तनाव को रचनात्मक रूप से हल करना और एक ऐसा नया समाधान खोजना जो दोनों के अच्छे तत्वों को शामिल करता हो और उनसे भी बेहतर हो। ये तो मुश्किल लगता है। उदाहरण? जैसे बिजनेस में अक्सर मार्केटिंग टीम बड़ा और महत्वाकांक्षी सोचना चाहती है, जबकि इंजीनियरिंग टीम यथार्थवादी और तकनीकी रूप से संभव चीजों पर ध्यान देती है। एकीकृत सोच वाला लीडर इन दोनों के बीच या तो ये या वो का चुनाव नहीं करेगा, बल्कि दोनों के दृष्टिकोण को समझेगा और एक ऐसा रास्ता निकालेगा जो महत्वाकांक्षी भी हो और व्यवहारिक भी। शॉपिंग कार्ट का आविष्कार भी ऐसा ही एक उदाहरण है। दुकान में ज्यादा सामान कैसे खरीदें, हाथ में टोकरी उठाने की सीमा थी। खड़े फोल्डिंग चेयर का आइडिया आया, दोनों को मिलाया, पहियों वाली टोकरी यानी शॉपिंग कार्ट। वाह, दो अलग आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बना देना। हाँ,
ये या तो यार की बजाय और भी वाली सोच है। बहुत बढ़िया। और कुछ? हाँ, कुछ और तेज तकनीकें हैं, जैसे कार्टेशियन संदेह, कार्टेशियन डाउट, रेने डेस्कार्tes से प्रेरित। हर चीज पर व्यवस्थित रूप से संदेह करना, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना, जब तक कि आप किसी ऐसी चीज तक न पहुंच जाए जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। जैसे डेस्कार्टेस पहुंचे थे, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अपनी धारणाओं को चैलेंज करना। 7 क्यों तकनीक भी कुछ ऐसी है शायद। हाँ, किसी समस्या की जड़ तक जाने के लिए बार बार क्यों पूछना। एक और जरूरी बात, मल्टीटास्किंग खत्म करें। मल्टीटास्किंग, वो तो आजकल सब करते हैं। हाँ, पर रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग असल में हमारी उत्पादकता और फोकस करने की क्षमता को कम करती है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ठीक से ध्यान लगा सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम असल में तेजी से एक काम से दूसरे पे स्विच कर रहे होते हैं, जिससे गलतियां होती हैं और काम की गुणवत्ता घटती है। गहरी सोच के लिए फोकस जरूरी है। ये तो बहुत से लोगों को सुनना चाहिए। और एक आखिरी तकनीक, लियोनार्डो दा विंची से प्रेरित 100 प्रश्न तकनीक। 100 सवाल? हाँ, किसी भी विषय या समस्या के बारे में अपने मन में आने वाले 100 सवाल लिख डालिए, बिना किसी सेंसरशिप के। फिर उनमें से टॉप 10 चुनें जिन पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। यह आपकी जिज्ञासा को जगाता है, आपकी प्राथमिकताएं साफ करता है और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। ये सारी तकनीकें तो बहुत काम की लग रही हैं। हाँ, और ये सब सीखी जा सकती हैं, अभ्यास से बेहतर की जा सकती हैं। तो आज हमने काफी लंबी और गहरी बातचीत की। हमने देखा कि सोच कितनी शक्तिशाली है। आइंस्टाइन से लेकर मस्क और बफे तक सब इसे मानते हैं। हमने समझा कि दिमाग कैसे काम करता है, ट्रायूनियन ब्रेन, न्यूरॉन्स, वर्किंग मेमोरी, और ये भी जाना कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। बिल्कुल। फिर हमने उन आम सोच की गलतियों पर बात की जो हमें रोकती हैं, जैसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, भावनात्मक फैसले, हानि से बचाव, एंकरिंग, उपलब्धता। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। और आखिर में हमने कुछ बहुत ही कारगर तकनीकों को समझा जिनसे हम अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। विपरीत सोचना, प्रथम सिद्धांत सोच, दूसरे क्रम की सोच, एकीकृत सोच, गहरी समझ, गलतियों से सीखना, फोकस बढ़ाना। हाँ, और इन सबका सार यही है। सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये कि बुद्धिमानी से सोचना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है और बाकियों में नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्म जागरूकता की, ये देखने की कि हम सोच कैसे रहे हैं, पुरानी सोच के पैटर्न को चुनौती देने की हिम्मत की, और नई बेहतर तकनीकों को जानने और उन्हें लगातार इस्तेमाल करने, उनका अभ्यास करने की। तो अब जब ये चर्चा समाप्त हो रही है, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन सोच की गलतियों की बात की, उनमें से कौन सी एक है जो किसी को लगता है कि वो अक्सर करते हैं, या फिर अपनी किसी मौजूदा चुनौती या समस्या को विपरीत सोच यानी इन्वर्जन के नजरिए से देखने पर क्या कोई नया रास्ता या समाधान सूझता है? हाँ, इन सवालों पर थोड़ा विचार करना भी शायद इस सफर का अगला कदम हो सकता है। तो अगली बार तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।